ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 25वां भाग। महर्षि दयानंद की अनुपम देन, लोकतंत्र। शासक तो राजा होता था, परंतु प्राचीन उन्नत भारत में राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक ही थी। राजा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही शासन करता था और राजा का चयन भी वंशानुगत न होकर योग्यता और अनेक मापदंडों पर खरा उतरने के पश्चात ही राजगुरुओं द्वारा और उसके लिए बनी समिति द्वारा चयन किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता सामाजिक व्यवस्था और राज व्यवस्था में खराबी आनी आरंभ हुई और उसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध की विभीषिका से भारत को जूझना पड़ा, जिसके दुष्परिणाम हम लिख आए हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने इस परिस्थिति को बहुत ध्यान से समझा था और महाभारत काल के पश्चात आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र समाप्त हो रहे थे। चयन प्रणाली बदलकर बड़े पुत्र के राज्याभिषेक तक सीमित हो रही थी। परिणाम देश रसातल में जा रहा था। बिना योग्यता के राजा बन जाने की परंपरा में भला योग्यता प्राप्त करने के लिए कौन तप करना चाहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में इसका स्पष्ट उद्घोष किया। उस समय भारत पर लंदन का प्रभाव था और ब्रिटेन में चाहे लोकतंत्र नीचे पायदान पर कार्य कर रहा था, परंतु ऊपरी सत्ता पर तो महारानी विराजमान थी और वह राजशाही पूरी तरह से वंशानुगत थी। रानी का बेटा राजा और राजा का बेटा राजा। उस समय गुलामी के भीषण दौर में यह तो बोलना भी सरल नहीं था, पर लिखित रूप से अपने ग्रंथों में लिखित घोषणा करना, सोचिए कितना साहस चाहिए। परंतु ऋषि दयानंद ने उस समय वेद भाष्य करते समय यह उद्घोषणा की कि राजा वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें। प्रजाजनों को यह उचित है कि आपस में सम्मति कर किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त सभापति को राजा मानकर राज्य पालन के लिए देकर न्याय को प्राप्त हो। उस समय यह कहना और लिखना कितना अहम होगा, पाठक इसका अनुमान लगा सकते हैं। किंतु ऋषि दयानंद के हाथ में सीधे तौर पर राजसत्ता नहीं थी। वे यह बात देसी राजाओं के लगातार गिरते स्तर के लिए भी कह रहे थे और ब्रिटेन की महारानी के लिए भी। परंतु परिवर्तन क्रांति उन्होंने स्वयं में आरंभ की। जब उन्होंने आर्य समाज बनाया और उसके लिए नियम बनाए, जो बाद में दो हिस्सों में बांटे गए, नियम और उपनियम। उनमें उन्होंने आर्य समाज के प्रधान बनने का अधिकार संस्थापक और प्रमुख आचार्य के नाते अपने पास नहीं रखा। उन्होंने अपना प्रधान चयनित करने के लिए यह अधिकार सब सभासदों को दिया। उससे पहले की बनी कितनी ही संस्थाएं ऐसी थी जिनका प्रधान संस्थापक स्वयं मनोनीत होता था और उसके बाद उन्हीं के पुत्र पुत्री उस संस्था के अध्यक्ष मनोनीत होते आते थे। भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी वायसराय भी लंदन से ही मनोनीत होता था। देसी रजवाड़ों के राजा भी वंशानुगत होते थे। शायद इसीलिए उनका स्तर लगातार गिरता ही जा रहा था। परंतु ऋषि दयानंद जी को जो कहते थे वही करते भी थे। ये नियम सोचना और बनाना एक परिवर्तन क्रांति का शंखनाद नहीं तो क्या था, और स्वयं करके ही दुनिया को अपनी बात कहने का आत्मिक बल किसी में हुआ करता है। महर्षि दयानंद जी का वह संदेश देश की दिशा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लोकतंत्र भी ऐसा मजबूत कि आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा ने उनको अपनी बैठक में बैठने और सुझाव देने का निवेदन किया, किंतु दयानंद जी ने यह कहकर कि मैं आपकी अंतरंग सभा का सदस्य नहीं हूँ, बैठने और सुझाव देने से मना कर दिया।
मिल सकेगा ऐसा कोई और उदाहरण? तत्कालीन बनने वाली संस्थाओं में आर्य समाज का निर्माण ही लोकतांत्रिक पद्धति पर हुआ था और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब भी इसका न केवल सदस्य बन सकता था और उच्च से उच्च पद का अधिकारी भी। इसको कहा जाता है लोकतंत्र। अन्य अधिकतर संस्थाओं में गुरु गद्दी जैसा ही प्रावधान था और आज भी है क्रमशः।